नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधिवास भूगोल अर्थात सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसका पहला 2 पार्ट में है। जैसे आप जानते हैं, यूनिट नंबर 5 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है जनसंख्या भूगोल और दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा अधिवास भूगोल। तो मैंने जनसंख्या भूगोल में आप सभी को हमने जो है 2 पार्ट में इसको जो है बता दिया है। ठीक है, आप उसको जा कर के देख लीजिए। 2 पार्ट में है, जिसमें हमने उसका जो है क्रक्स संक्षिप्त नोट्स की तरह क्रक्स तैयार करके हमने आप सभी को उपलब्ध करा दिया है। तो आज का जो वीडियो है यह अधिवास भूगोल का है और इसमें हम आज जानेंगे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में आप सबके समक्ष लाया हूँ। और यह जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपको बाद में रिवीजन करने के दौरान आपको सहायता मिलेगी, आपका हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी दुविधा हो या कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा मतलब है नहीं, हम चाहेंगे कि इसको एक ही वीडियो में इसका पूरा कर दें, क्योंकि ज़्यादा 13-14 पेज है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो है अधिवास भूगोल में पहले हम जानेंगे, पहला पॉइंट क्या है कि जो है 1 मिनट, इसमें दिखा है मानव द्वारा निर्मित या संशोधित समस्त भूदृश्य, अर्थात जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, चाहे किसी भी चीज़ का, स्कूल हो, घर हो या आसपास का जो है संरचना का जैसे निर्माण हो रहा हो या उसमें संशोधन कर रहा हो, तो उसी को हम समस्त रूप में क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं, भूदृश्य कहते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। क्यों सांस्कृतिक कहलाते हैं? क्योंकि यह जो है प्राकृतिक न होकर के इस पर मानव द्वारा हस्तक्षेप किया गया होता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक भूदृश्यों में सर्वाधिक स्पष्ट एवं बड़ी रचना मानव अधिवास की होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं कि अधिवास भूगोल क्या है। तो यह मानव भूगोल की एक बड़ी इकाई है जिसमें मानव निर्मित भौतिक सांस्कृतिक भूदृश्यों पर अधिवास की उत्पत्ति, विकास, प्रतिरूप, आकार की और अधिवासों की समस्याएं और नियोजन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो है मानव अधिवास सामान्यतः मानव निर्मित भौतिक भूदृश्य है जो कार्यात्मक होती है, मतलब इसमें एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, अधिवास और बस्ती समानार्थी शब्द हैं। ये भी आप ध्यान देंगे कि दोस्तों दो अधिवास है और जो ये बस्ती है, ये दोनों ही समान मतलब एक जैसी शब्द हैं, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात यह है कि यह जो है स्ट्रैबो जो हैं, स्ट्रैबो अधिवास या बस्ती भूगोल के पिता माने जाते हैं। ठीक है, प्राचीन पिता माने जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं ओ स्ल्यूटर के बारे में, तो इनको आधुनिक भूगोल का जो है पिता कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि एक विज्ञान के रूप में अधिवास भूगोल की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी, जिसका श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता अर्थात ओ स्ल्यूटर जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने सन 1899 को जाता है। मतलब जर्मन भूगोलवेत्ता जो हैं वे इनकी जो है अधिवास भूगोल की स्थापना 19वीं शताब्दी में उन्होंने किया था, इनका श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने 1899 में अधिवास भूगोल को पृथक स्थायित्व प्रदान किया, अर्थात अधिवास पहले जो है 1899 के पहले दोस्तों इस समग्र भूगोल के समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। कोई सेपरेट मतलब ये भूगोल मतलब कोई इसका सेपरेट अलग से इसका जो है कंटेंट तैयार नहीं किया गया था, जैसे जनसंख्या भूगोल का है, सांस्कृतिक भूगोल का है, कृषि भूगोल का है। तो इस प्रकार से यह जो है अलग नहीं किया गया था, लेकिन यह अलग करने का काम ओ स्ल्यूटर महोदय को जाता है। इन्होंने 1899 में इसको जो है अधिवास भूगोल के रूप में इसको एक अलग महत्व, अलग जो है इसकी प्रासंगिकता को कायम किया।
इसीलिए इन्हें अधिवास भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अधिवास भूगोल का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? ओ स्ल्यूटर को, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, वहीं अधिवास भूगोल के प्राचीन जो है पिता किसे कहा जाते हैं? स्ट्रैबो को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ है डिमांजियो के बारे में देख लेते हैं। 1905 में ग्रामीण अधिवासों पर उन्होंने काम किया और 1925 में अर्थात 20 साल बाद ग्रामीण अधिवास आयोग का गठन किया। ठीक है, तो अगर आता है प्रश्न में कि ग्रामीण अधिवास आयोग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया, तो डिमांजियो के द्वारा सन 1925 में। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। पैट्रिक गिडीज क्या कहते हैं? ये प्रसिद्ध स्कॉटिश बस्ती भूगोलवेत्ता या अधिवास भूगोलवेत्ता थे। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी सिटी इन इवोल्यूशन 1915 में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो है जो किताब है पैट्रिक गिडीज का, स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे, इनका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिटेन में नगरीय अधिवासों का अध्ययन किया और सबसे पहले कन्वर्बेशन की संकल्पना दी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कन्वर्बेशन की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो पैट्रिक गिडीज के द्वारा दिया गया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। मेगा सिटी शब्द का प्रयोग किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक है, एक मिनट, एक क्या है? पहली बात है कि सिटी इन इवोल्यूशन 1915, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कन्वर्बेशन शब्द, कन्वर्बेशन संकल्पना किसके द्वारा? पैट्रिक गिडीज के द्वारा। फिर मेगा सिटी शब्द किसके द्वारा किया गया? तो पैट्रिक गिडीज के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि नगर नियोजन पर कार्य किया और अपनी पुस्तक में विकास और पतन की 6 अवस्थाएं बताई। 6 स्टेप इनको जो है 6 स्टेप की चर्चा की कि शहर जो है या अधिवास भूगोल जो है या सिटी शहर मतलब किस प्रकार से उसका जो है प्रोग्रेस होता है, किस प्रकार उसका उत्थान एवं पतन होता है। तो उनको 6 जो है स्टेप इन्होंने समझाया। इसकी हम आगे बात करेंगे। आइए अब देखते हैं पीटर हैगेट की पुस्तक जो है वो लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में जो है इनकी पुस्तक आई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आइए जिस्ट एवं जो है अच्छा दूसरा क्या है कि अधिवासों के नोडल पॉइंट की संकल्पना दी। तो नोडल पॉइंट की संकल्पना किसने दी? तो पीटर हैगेट के द्वारा। ठीक, जिस्ट एवं हल्बर्ट की पुस्तक अर्बन सोसाइटी है, इसको याद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि R.E. डिकिंसन के बारे में आइए देख लेते हैं। अमेरिकन नगरीय भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक 3 पुस्तक इम्पोर्टेंट है। सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म 1907, द वेस्ट यूरोपियन सिटी 1951, सिटी एंड रीजन 1964। ठीक, प्रमुख विशेषता और संकल्पनाएँ क्या हैं? सन नगर की नगरीय भूखंड नाम दिया, मतलब अर्बन ट्रैक्ट इनको जो है नाम दिया कौन? डिकिंसन। फिर इनका कथन है कि नगर संरचना प्रक्रम अवस्था, जो नगर है वह संरचना प्रक्रम अवस्था का फलन होता है। CBD के बाहर की संक्रमण पेटी को जोन ऑफ डिटेरिया या डिटेरिएशन जो है अवनति पेटी कहा। ठीक है, डिकिंसन और हैरिस ने नगर प्रदेश सिटी रीजन की संकल्पना दी। ठीक, मार्क जेफरसन की बात करते हैं। अमेरिकी बस्ती मतलब अधिवास भूगोलवेत्ता हैं। पुस्तक इनका द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नगरों के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय स्थान मतलब सेंट्रल प्लेस शब्द का प्रयोग किया। प्राथमिक शहर क्या है? प्राइमेट सिटी जो है 1937 में इन्होंने संकल्पना का प्रतिपादन किया। फिर स्मिथ का ये देख लेते हैं। स्मिथ सर्वप्रथम नगरीय उपांत अर्बन फ्रिंज शब्द का प्रयोग किया। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जामों में पूछा जाने वाला हॉट टॉपिक है। ठीक, अमेरिकन जो है नगरों का अध्ययन इन्होंने किया है। मेयर और कोहन इनकी पुस्तक क्या है? रीडिंग्स इन अर्बन ज्योग्राफी है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर ग्रिफिथ टेलर आदि आते हैं, इनकी पुस्तक है अर्बन ज्योग्राफी 1949। ठीक,
प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता ने इस पुस्तक में नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई, जिनको नगरों का जीवन चक्र कहा जाता है। तो टेलर ने नगरों को कितनी अवस्थाएं बताई? 7 अवस्थाएं। इनको क्या कहा जाता है? जीवन चक्र कहा जाता है, लाइफ साइकिल कहा जाता है। टेलर ने नगरों को एक जैविक तत्व माना, ठीक है, जिसमें कहा कि नगर भी एक जीव की तरह विकसित होते हैं, जिसमें नगर अपनी अवस्था के अनुसार संस्कृति सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक। इसके बाद A.E. सिमल्स आते हैं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, जियोग्राफी ऑफ टाउन। इन्होंने पुस्तक लिखा। इनकी कथन क्या है कि जितनी पुरानी सभ्यता है नगर भी उतने पुराने हैं। ये स्टेटमेंट है, ये आता है प्रश्न। भारतीय नगरों का आकार की मॉर्फोलॉजी पर कार्य इन्होंने किया है। नगरीय प्रभाव क्षेत्र को अर्बन फील्ड नाम दिया है। ठीक। इसके बाद वेहरवीन अमेरिकन नगरीय भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो है अर्बन फ्रिंज 1942 में संकल्पना इन्होंने दी। रूरल अर्बन फ्रिंज शब्द दिया। फिर क्लार्क आते हैं, क्लार्क और इवांस नगरों की पारस्परिक दूरियों पर सन 1954 में निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस प्रतिपादन किया। फिर इसके बाद आते हैं H.J. नेल्सन। यह जो है अमेरिकन नगरीय भूगोलवेत्ता थे और जनसंख्या के आंकड़ों की जो है सहायता से अमेरिकी नगरों का जो है कार्यिक वर्गीकरण करते हुए एक नई सांख्यिकी अर्थात मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जिसे कहा जाता है विधि का प्रतिपादन किया। फिर नेल्सन ने अमेरिकी नगरों का बहुकार्यात्मक विधि मतलब मल्टी फंक्शनल थियरी से अध्ययन किया। ठीक। इसके बाद B.J.L. बेरी आते हैं। इनके बारे में क्या हम सबको जानना है कि नगरों के अध्ययन में सांख्यिकी विधि मतलब मल्टीवेरिएट मेथड, सांख्यिकी विधि मतलब बहुविचर विधि का प्रयोग किया। इनकी पुस्तक आप देख सकते हैं, जियोग्राफी पर्सपेक्टिव ऑन यूनियन सिस्टम। दूसरा है रिसर्च फ्रंटियर इन अर्बन ज्योग्राफी। फिर अर्बनाइजेशन एंड काउंटर अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मर्फी और जो है इवांस अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है। इसके बाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD जो शब्द का इन्होंने संकल्पना को विकसित किया। इनकी पुस्तक जो है द अमेरिकन सिटी एंड अर्बन जियोग्राफी 1967 में आई। फिर आते हैं जॉनसन की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बन ज्योग्राफी लिखे हैं। एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1967 में। फिर कार्टर आते हैं, H. कार्टर। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। फिर लुई मम्फोर्ड आते हैं, अमेरिकन विद्वान हैं। इन्होंने भी द कल्चर ऑफ सिटीज पे जो है काम किया है, इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में नगरों के जो है विकास की इन्होंने भी 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है, जिस प्रकार से डिकन्सन ने बताया था। ठीक है। और 6 अवस्थाएं कौन कौन से? एक शुरू होता है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मिलान करने को आता है, क्रम इसको याद रखेंगे। इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस। जो टायरेनो और नेक्रोपोलिस है विनाश की अवस्था है, और सबसे मेगालोपोलिस सबसे बृहद मतलब सबसे ग्रोथ टॉप वाला मतलब पार्ट माना जाता है। ठीक है। और शुरुआत इकोपोलिस से होता है और विनाश नेक्रोपोलिस से। ठीक। नगर जो है कंटेनर और मैग्नेट दोनों तरह के कार्य करते हैं, जो कि क्रमशः सुविधाओं और समीपवर्ती आकर्षण को दर्शाता है। ठीक। फिर C.C. कोल्बी द्वारा इनके बारे में क्या जानना है कि जो है अमेरिकन भूगोलवेत्ता CBD शब्द दिया और CBD को केंद्रान्मुखी और केंद्राभिमुखी शक्तियों का परिणाम बताया। इनकी पुस्तक है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस इन अर्बन ज्योग्राफी, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अर्बन ज्योग्राफी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, बहुत है ये एक पार्ट में, अगला पार्ट जो है मतलब आगे बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।